हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और जो नई ये वेब जो सीरीज चल रही है बायोटेक की, ठीक है, उसको आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। और अभी तक तो मतलब एक दो लेक्चर हुए हैं, ठीक है। और आज हम जो जेनेटिक्स का जो दूसरा लेक्चर है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में तो हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए थे, हिस्ट्री देख लिए थे कि मतलब किस तरीके से जो जेनेटिक्स है वो किस तरीके से स्टार्ट हुई। और आज हम लोग देखेंगे कि जो जेनेटिक्स में जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल जो लिए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से लिए जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल मॉडल का मतलब जैसे जेनेटिक्स में कोई एक्सपेरिमेंट हम लोग कर रहे हैं ना, तो किसी न किसी चीज पे तो एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट एक तरीके से है। इसमें हम लोग ये आपको नोट डाउन कर लेना, हालांकि इसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड कर देंगे आप लोगों को, ठीक है। बट इसको एक बार हम लोग सिंपली रीड कर लेते हैं कि ये लिखा क्या है फिर। तो फर्स्ट पॉइंट ये लिख रहा है ना कि व्हेन एनिमल मॉडल आर एम्प्लॉयड इन स्टडी ऑफ ह्यूमन डिजीज, दे आर फ्रिक्वेंटली सिलेक्टेड बिकॉज दे आर सिमिलरिटी टू ह्यूमन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसका मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन डिजीज के लिए कोई मॉडल चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो मॉडल हम लोग चूज कर रहे हैं ना, वो ह्यूमन से ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में सिमिलर होना चाहिए। जैसे हम बात करें कि ह्यूमन जो आता है वो मैमल्स में आता है, ठीक है। तो मैमल्स में आता है, और अगर हम कोई स्पीसीज ले रहे हैं, वो क्या हो गया कि आपका एम्फीबिया का हो या फिर एविज का हो, तो फिर हम ये नहीं मानेंगे कि यार उसका जो रिजल्ट आ रहा है ना वो उतना सही होगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो पहली बात यही बोल रहे हैं कि अगर कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए, अगर जेनेटिकली कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए कोई मॉडल चूज कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मॉडल है ना, वो एक तरीके से सिमिलरिटी शो करना चाहिए किसके कॉन्टेक्स्ट में, जेनेटिक्स के टर्म्स में, एनाटॉमी के टर्म्स में, फिजियोलॉजी के टर्म्स में। बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि वो एक तरीके से एक ही फैलम से बिलोंग करे, तो वो ज्यादा नियर अबाउट शो करेगा, ठीक है। दूसरा कर रहे हैं कि रोडेंट्स, रोडेंट्स का मतलब क्या होता है। रोडेंट्स का मतलब एक तरीके से जैसे आप लोग देख सकते हो कि जो रैट्स हैं, ठीक है, उस टाइप के जो होते हैं एनिमल्स, उसको बोलते हैं रोडेंट्स, ठीक है। तो रोडेंट्स जो बोल रहे हैं कि ये ज्यादा मतलब टिपिकली यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉडल के लिए। जैसे कि एक रैट हो गया, माइस हो गया, ठीक, गैरबिल्स हो गया, गिनिया पिग हो गया, और हैमस्टर। हैमस्टर एक कैटेगरी होती है रैट की। रैट में बहुत सारे होते हैं, विस्टा रैट होता है, माइस होता है, हैमस्टर होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, देखो ये सब मैमल्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब इनको हम लोग चूज करेंगे, एम्फीबिया जैसे मतलब फ्रॉग हो गया या फिर एक तरीके से बर्ड्स हो गए, उसके ऊपर अगर इस चीज को हम लोग चूज करेंगे तो ये ज्यादा रिलेवेंट रहेगा ह्यूमन बीइंग के लिए। क्लियर। तीसरा बोलना है कि जो रोडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो जेनेटिक्स डिजीज के लिए ज्यादातर यूज किए जाते हैं, ठीक है, वो ज्यादातर माइस एक तरीके से होते हैं। इसलिए नहीं कि उनका जीनोमिक जो सिमिलरिटी ह्यूमन से होती है, ठीक है, ये तो मतलब एक प्लस पॉइंट है कि उनकी जो सिमिलरिटी होती है ह्यूमन जीनोम से होती है। बट इसके अलावा, ठीक है, वो आसानी से हैंडल भी किए जा सकते हैं, और उनका हाई रिप्रोडक्टिव रेट भी है, और लो कॉस्ट भी पड़ती है। चलो, तो देख रहे हैं कि ये क्या क्या बोल रहे हैं कि जब रैट को या रोडेंट्स में जितने भी आपके आ जाएंगे माइस और ये क्या है, ये जेनेटिकली सिमिलर तो है ही, ठीक है, ये तो प्लस पॉइंट है ही। प्लस इसके अलावा एक ये भी प्लस पॉइंट है कि ये जो है ना, हैंडलिंग में इन लोगों की आसानी होती है। अब मैं बोलूं कि यार तुम हाथी ले लो, एलिफेंट, तो उसको तो हैंडलिंग बहुत मुश्किल पड़ जाएगी ना, और उसकी लाइफ स्पैन भी बहुत ज्यादा है, और रिप्रोडक्टिव रेट बहुत कम है, तो वो नहीं यूजफुल होगा हम लोगों के लिए, ठीक है। हम लोग ऐसे मॉडल्स को यूज करते हैं जिसको आसानी से हैंडल किया जा सके, पहला पॉइंट ये। दूसरा, हाई रिप्रोडक्टिव रेट, इसका मतलब क्या हुआ। हाई रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब जो उसके ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं ना, ऑफस्प्रिंग का मतलब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसके, वो बहुत सारे होने चाहिए। अब आप बोलोगे सर इससे क्या फायदा, इससे ये फायदा होता है ना कि जो जेनेटिक्स में जो ऑफस्प्रिंग बहुत सारे बच्चे जो बनते हैं, उनकी उनके अंदर वेरिएशंस या सिमिलरिटी हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से मान के चलो कि जो जेनेटिक मटेरियल जो हम लोग चूज करते हैं, उसके अंदर खास बात क्या होनी चाहिए,
पहला तो इन्होंने बोल दिया कि जेनेटिक सिमिलरिटीज होनी चाहिए, इसके अलावा आसानी से अवेलेबल होना चाहिए, इसके अलावा वो उसकी हैंडलिंग भी आराम से होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा हो, ठीक है। और उसके अलावा हाई रिप्रोडक्टिव रेट भी होना चाहिए, और लास्ट जो चीज है वो बोल रहे हैं कि उसकी जो कॉस्ट होती है ना, वो कम होनी चाहिए। क्लियर है? यानी कि उन स्पीसीज की अवेलेबिलिटी सोसाइटी में अच्छी खासी होनी चाहिए। तो क्या बोलते हैं कि पॉइंट से आप लोगों ने क्या सीखा कि जो स्टडी के लिए जो हम लोग मॉडल चूज करेंगे, ठीक है, मॉडल के अंदर क्या खास बात होनी चाहिए कि वो जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। कहाँ गए? जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि वो इजीली अवेलेबल अवेलेबल होना चाहिए। दूसरा, वो इजीली हैंडल होना चाहिए। हाई प्रोडक्टिव रेट्स होना चाहिए, और लो कॉस्ट होना चाहिए रिलेटिवली। क्लियर है? तो अब ये बोल रहे हैं कि अब कॉमन एक्सपेरिमेंटल जो मॉडल्स हो गए, वो भी देखो, ये तो ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। उन्होंने जो बात किया, उन्होंने ये ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात किया, ठीक है, ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में बात किया। और बोला कि अगर ह्यूमन से जो रिजेम्बलेंस जो चीजें शो करती हैं, तो ज्यादातर वो रोडेंट्स होते हैं, रोडेंट्स के ऊपर हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये खास बात होती है। ये खास बात होती है इसके अलावा कि ह्यूमन और रोडेंट्स की जीनोम सिमिलरिटीज देखने को मिलती है। क्लियर है? इसके अलावा जेनेटिक्स में क्या क्या यूज हम लोग यूज करते हैं? फ्रूट फ्लाइज, अभी आप लोग चल के देखेंगे ड्रोसोफिला, जेब्रा फिश, जेब्रा नहीं है भाई, फिश है ये, ठीक है। बेकरिश, सैकेरोमाइसिस सर्विसिया जिसको बोलते हैं। अभी नेक्स्ट में हम टेबल एक दिए हुए हैं क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये बोला है ना कि ये जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हाईली कंट्रोल्ड वे में होते हैं, और क्लिनिकल ट्रायल्स अगर हम लोग कर रहे हैं, तो उसके कुछ कुछ एथिक्स होते हैं, रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, उसके हिसाब से हम लोग चलते हैं, ठीक है, कि वो मतलब एक तरीके से रिस्क ज्यादा ना हो। तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग एक तरीके से मॉडल यूज करते हैं, जैसे एनिमल मॉडल हम लोग यूज कर सकते हैं, फंगल मॉडल भी यूज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरियल मॉडल भी यूज करते हैं, प्लांट की स्पीसीज भी एज मॉडल ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करते हैं। क्लियर है? तो ये हम एक ओवरव्यू दिया आप लोगों को, ठीक है। अब जो मटेरियल हम लोग जो यूज करते हैं डिफरेंट मॉडल ऑर्गेनिज्म, उसमें एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। जैसे मान लो सैकेरोमाइसिस सर्विसिया हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यीस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनिशियली काफी यूज हुआ था, ठीक है, बेसिकली माइटोसिस के लिए, या फिर डिजीज के लिए भी, जैसे कैंसर में बहुत कैंसर होता है, तो उसके जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो किस तरीके से एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं, उसके बारे में, ठीक है। तो ये सेल प्रोसेस में बेसिकली यूज किया जाता था। अब नेक्स्ट है आपका पाइसम सटाइवम, जिसको आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे कि मेंडल जी ने यूज किया था जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, ठीक है। डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बिना उसके भी उसके बाद आपका आता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट फ्लाई, ठीक है। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से रिवोल्यूशन लाया इसमें, जेनेटिक्स की स्टडी करने के लिए। जेनेटिक्स के लिए जो एक्सपेरिमेंटल मॉडल है, जब ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जब टीएस मॉर्गन ने यूज किया, तो ये काफी रिवोल्यूशन लाया, और इसी की वजह से टीएस मॉर्गन को हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, इसमें आप लोग देखेंगे कि वाइड वैरायटी ऑफ उसमें जेनेटिक स्टडी में यूज होता है। आज भी लोग इसको यूज करते हैं लेबोरेटरीज में, ठीक है। इसको इम्पोर्टेंट इसलिए बताया गया क्योंकि ये एक एक प्रकार का लिंक शो कर रहा था, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट स्टडीज के, ठीक है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट था। देखो, एक और हम लोग देखते हैं, सिनोरा हैबिलिस एलिगन, या इसको सी एलिगन बोलते हैं। तो ये भी एक राउंड वॉर्म है, निमोटोड है, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ सिंपल नर्वस सिस्टम एंड एजिंग प्रोसेस में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। डेनियो रेरियो एक तरीके से जेब्रा फिश, ये भी आपका मैपिंग के लिए आइडेंटिफाइंग इन्वॉल्विंग ऑर्गन डेवलपमेंट्स। और ये हाउस माउस जो होता है उसका साइंटिफिक नेम है बस मस्कुलस, ठीक है। तो ये भी कॉमनली यूज होता है जेनेटिक प्रिंसिपल्स एंड ह्यूमन डिजीज की स्टडी के लिए। और एटस
नॉर्वेगिकस, ये ब्राउन रैट होता है, कॉमनली यूज टू स्टडी जेनेटिक प्रिंसिपल एंड ह्यूमन डिजीज। तो देखो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या देखा कि बहुत सारे मॉडल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल भी देखा हम लोगों ने, ठीक है, एनिमल, प्लांट और एक तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये हम लोगों ने देखा कि क्या क्या यूज किए जाते हैं। ये जो मॉडल है वो एक आर्टिकल है नेचर का, वहां से मैंने इस चीज को लिया है, आप लोग यहाँ पे जाके इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो। और ये जो एक जो खास बात होती है मॉडल्स में, ठीक है, उसकी ये बातें भी मैंने उसी आर्टिकल से लिया है, तो वहां से भी आप लोग जाके देख सकते हो, अगर ओरिजिनल आर्टिकल पढ़ना तो यहाँ पे उसका वेब लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चीजें तो हम लोगों ने देखा कि एक जो मॉडल ऑर्गेनिज्म होता है वो क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या खास बात होती है। बट इसके अलावा प्लांट के केस में इसमें इसमें स्टेबल में एक नाम नहीं दिया गया है जो प्लांट के केसेस में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहे हैं, ठीक है। वो होता है अरेबिडोप्सिस थैलियाना। ठीक। तो देखो अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है वो एक तरीके से स्मॉल साइज में होता है, इकोनॉमिकली अनइम्पोर्टेंट होता है मेंबर मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। और लास्ट 4 ईयर से इसके बारे इसको लेके बहुत सारी रिसर्चेज हो रही है जेनेटिक्स के, ठीक है, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के बारे में। इसको जानते हैं, कभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसको कभी कभी हम एक नाम भी देते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि इसको निक नेम भी दिया गया है। अरेबिडोसिस थैलियाना को हम लोग कभी कभी ड्रेसोफिला मेलानोगास्टर से भी कनेक्ट करते हैं, बोलते हैं ना कि देखो ये क्या है, ये तो मतलब एक तरीके से एनिमल वर्ड्स का बोल सकते हैं, और ये क्या है, प्लांट वर्ड का है। तो कभी कभी ना इसको हम लोग ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर भी बोलते हैं, ठीक है। और एक सी एलिगन जो है ना, कभी कभी ये भी बोलते हैं कि यह एक प्रकार से अरेबिडोप्सिस थैलियाना जो है वो इक्वल है इसके सी एलिगन और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के इक्वल है, अगर हम प्लांट साइंसेज में जेनेटिक्स की स्टडी करें तो। क्लियर है। ये तो एनिमल साइंसेज में एक तरीके से जेनेटिक्स स्टडी करता है, लेकिन प्लांट साइंसेज में अगर जेनेटिक्स और बाकी चीजों की स्टडी की जाए तो ये इसके इक्वल होगा। अब ये प्लांट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी खास बात क्या है? पहली बात कि ये स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज का होने का मतलब, देखो फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ये मैंने बोला था कि एक तो जीनोम सिमिलरिटी मान लो होती होती है, बट इजी ऑफ हैंडलिंग, यानी अगर स्मॉल साइज है इजी ऑफ हैंडलिंग होगी, ठीक है। दूसरा बोल रहे हैं शॉर्ट जनरेशन टाइम। शॉर्ट जनरेशन टाइम किसी भी देखो इस ये पूरे पॉइंट है ना, इसको आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हो कि जो भी मॉडल होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल मॉडल, यहाँ पे लिख लो, एक्सपेरिमेंटल मॉडल शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। इसमें से ये आप डाल दीजिए, ये सिर्फ इसी के लिए नहीं अप्लाई होता है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना के लिए नहीं अप्लाई होता है, ये लगभग सभी मॉडल्स ऑर्गेनिज्म के लिए अप्लाई होता है, ठीक है। पहली चीज तो एक तरीके से स्मॉल इन साइज, क्योंकि इजिली वो हैंडल हो सके। शॉर्ट जनरेशन टाइम, क्योंकि वो बहुत सारी मतलब शॉर्ट, अच्छा शॉर्ट जनरेशन टाइम होगा तो उसके जो जनरेशन है, बहुत सारी जनरेशन को आप मॉनिटर कर सकते हो। जैसे अभी मैं बोलूं कि आप रैट है, ठीक है, रैट की जनरेशन को आप स्टडी करो, तो आप उसकी बहुत सारी जनरेशन को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, 20-30 जनरेशन को आराम से स्टडी कर सकते हो। लेकिन अगर मैं यही बोलूं कि ठीक है आप 20-30 जनरेशन ह्यूमन बीइंग की स्टडी आप करके दिखाओ, तो आप कर ही नहीं पाओगे। ज्यादा देखोगे तो बोलोगे, क्या बोलोगे, भाई उनके परदादा को हम देखें, दादा को देखें, उनके बच्चों को देखें, और उनके बच्चों को देखें, 4 जनरेशन तक आप कर सकते हो। उसके बाद आप खुद ही मतलब चले जाओगे फिर। क्लियर है। तो जो जनरेशन टाइम है वो छोटा होना चाहिए। क्लियर है। हाई सीड प्रोडक्शंस, तो हाई सीड प्रोडक्शंस का मतलब एक हाई प्रोडक्टिविटी आप मान के चलिए कि हाई प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए कोई भी मतलब मॉडल अगर हम चूज करें। ऐसा क्यों? देखो ऐसा इसलिए क्योंकि अगर डिफरेंट सारे बहुत सारे अगर ऑफस्प्रिंग बन रहे हैं, तो हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो ट्रेट है या कैरेक्टर है
वो किस तरीके से मूव हो रहा है, ठीक है। और ये सभी खास बातें जानते हैं, जो मेंडल जी ने जो यूज किया था ना पाइसम सटाई में, उसमें भी ये सब सारी खास बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि वेरी स्मॉल जीनोम साइज। जीनोम साइज भी बहुत स्मॉल अगर होती है तो अच्छा माना जाता है, ठीक है, क्योंकि उसको इजिली आप मॉनिटर कर सकते हो, इजिली आप देख सकते हो कि कौन सी चीज किधर चेंज हो रही है, किधर म्यूटेट हो रही है। वेरी लिटिल इंटरस्प्रेड रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए का मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसका उतना एक्सप्रेशन रोल नहीं होता है, बट हाँ उसको हम लोग किसमें यूज करते हैं, फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग का मतलब वो हर एक स्पीशीज की यूनिक आइडेंटिटी होती है, जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है। उसी के बेसिस पे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी अप्लाई करते हैं। ये हम लोगों ने उसमें बायोटेक्नोलॉजी वाले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने इसको डिस्कस किया। और लास्ट है कि नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट के केसेस में क्या है ना, कि प्लांट के केसेस में ये जो फ्लावर जो होते हैं ना वो ओपन होते हैं, और इसमें आपका देखेंगे कि जो मेल और फीमेल ऑर्गन होते हैं वो बिल्कुल ओपन होते हैं। तो जो पॉलन होता है ना, पॉलन मतलब मेल मेल का जो गैमीट बोल सकते हैं वो, अगर ये फ्लावर ओपन है तो दूसरे फ्लावर का भी इस पे आके एक तरीके से इंटरेक्ट, मतलब उसके एक तरीके से उसको फर्टिलाइज कर सकता है, ओवरी जो होती है, ठीक है। तो स्टिग्मा स्टिग्मा पे जाके अटैच हो सकता है और फिर ये इसको फर्टिलाइज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, ये तो क्रॉस पॉलिनेशन हो गया ना, दूसरे किसी का पॉलन आ रहा है, फिर दूसरे मतलब दूसरे प्लांट का। तो इसलिए अगर वो सेल्फ पॉलिनेट होता है, सेल्फ पॉलिनेट कैसे होगा, अगर मान लो कि ये फ्लावर है और फ्लावर क्लोज्ड है, ठीक है। अगर ये फ्लावर क्लोज्ड है तो इसका जो पोलन है, ठीक है, वो इसी के स्टाइल पे जाएगा, फीमेल का जो पार्ट है, और फिर इसी के अंदर मतलब एक तरीके से पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये एक प्रकार का नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन शो करता है, जिसकी वजह से ये इसमें ये अच्छा एक जेनेटिक मटेरियल होता है। देखो मेंडल ने जो पी प्लांट यूज किया था ना, उसके अंदर भी सेल्फ पॉलिनेशन होता था, ठीक है। इसलिए वो भी काफी सक्सेसफुल थे। तो ये देखो ये प्लांट के केसेस में इतनी सब सारी चीज, ये तो एक्सक्लूसिवली प्लांट के लिए होता है, प्लांट के लिए। बाकी ये जो चीजें हैं ना, ये आप एनिमल मॉडल में भी फिट कर सकते हो, ठीक है। बट अगर ये लिख रहे हैं तो ये प्लांट मॉडल के लिए स्पेशली सही होता है। तो हम लोगों ने आज इस पूरे लेक्चर में देखा कि जो जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए जो मॉडल हम लोग चूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और उसकी खास बात क्या क्या होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इस चीज को रिवाइज कर ले रहे हैं, ये आपको नोट्स तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं कि जो मॉडल होता है, ठीक है, अगर हम कोई मान लो डिजीज स्टडी कर रहे हैं ह्यूमन की, तो जो मॉडल हम चूज करेंगे ना उसका जो जीनोम है वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर टू होना चाहिए एक तरीके से ह्यूमन बीइंग के, यानी कि जो स्पीसीज है वो सिमिलर फाइलम की होनी चाहिए, एक तरीके से जैसे मैमल्स ही हम लोग यूज करते हैं। और ह्यूमन डिजीज या फिर जेनेटिक्स स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग ज्यादातर रोडेंट्स यूज करते हैं, जैसे रैट हो गया, माइस हो गया, ये सब। एक्सक्यूज मी। ओके, तो अब ये बोल रहे हैं कि इनको यूज करने से फायदा क्या होता है, क्योंकि ये इजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, इजिली हैंडल होते हैं, ठीक है, इनका हाई रिप्रोडक्टिव रेट होता है, और रिलेटिवली लो कॉस्ट होती है, ठीक है। तो ये हम ह्यूमन जो डिजीज है या जीनोम है या जेनेटिक्स है उसके स्टडी के लिए रोडेंट्स यूज करते हैं, और दोनों के बीच में सिमिलरिटीज और यूजफुलनेस क्या है वो यहाँ पे देखा गया। बट और भी मॉडल्स हैं जो स्टडी के लिए यूज करते हैं, जैसे हम लोग फ्रूट फ्लाइज हो गया, जेब्रा फिश हो गया, ब्लैक सीस्ट हो गया, क्लियर है। और उसी को यहाँ पे हम लोगों ने एक टेबल के फॉर्म में दिया है कि कौन कौन सी चीजें हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यीस्ट हो गया, पाइसम सेटाइवम हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, फिर सी एलिगन हो गया, जेब्रा फिश, हाउस माउस, ब्राउन रैट, क्लियर है। अब प्लांट के केस में स्पेशली एक चीज हम लोग भूल गए थे इसमें टेबल में देना, और वो है आपका अरबडोसिस थैलियाना। तो अरबडोसिस थैलियाना एक तरीके से प्लांट किंगडम में बोला जाएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है जेनेटिक्स की स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट ओनली फॉर जेनेटिक्स बट अदर एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये इक्वल है
ड्रोसोफिला और सी एलिगन के, जो कि एनिमल से रिलेटेड जो स्टडी होती है उसके लिए यूज किया जाता है। तो ऐसी क्या खास खास बातें हैं अरेब्डोसिस की? वो ये बोले कि इसकी स्मॉल साइज होती है, शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, हाई सीड प्रोडक्शन स्लोट होता है, वेरी स्मॉल जीनोम होता है, और जो रिपीटेड सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए के वो बहुत कम होते हैं, नेचुरल सेल पॉपुलेशन होता है। कहीं ना कहीं ये ऊपर वाली जो खास बात होती है ना, वो हर एक मॉडल ऑर्गेनिज्म में होनी चाहिए। तो आज ये वाला जो यूनिट है, यूनिट तो उसकी मतलब ये अभी अभी कंटिन्यू होगा, बट एक तरीके से जो ये जेनेटिक मॉडल्स की जो बात किया जा रहा था कि कौन कौन से मॉडल हम लोग यूज करेंगे, आज ये यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा वो हम लोग देखेंगे कि मेंडल जी जो हैं, ठीक है, तो मेंडल जी किस तरीके से उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है जेनेटिक्स स्टडी के लिए, और वो फेल होते हैं तो क्यों होते हैं, मतलब उनके जो वर्क्स थे वो अगर हाईलाइटेड नहीं आ पाए तो क्यों हाईलाइटेड नहीं आ पाए, और काफी सालों बाद उनको किस तरीके से उनके वर्क को रीडिस्कवर किया गया, ठीक है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग इसको क्या बोलते हैं कि स्प्रेड करिए, बाकी बच्चों को भी फायदा इससे हो, ठीक है। और लाइक तो आपको करना ही करना है, सब्सक्राइब भी नए लोगों से करवाना है, जो बच्चे अगर नहीं इस चीज को सब्सक्राइब किए हैं तो, ठीक है। इससे हम लोग मोटिवेट होते हैं और अच्छा वर्क करने की कोशिश करते हैं, ये तो मतलब हर वीडियो में मैं बोलता हूँ। तो एनीवे, थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग। पढ़िए आप लोग, मस्त रहिए बिल्कुल, और जो भी क्वेरीज हो प्लीज इनबॉक्स में आप लोग जरूर मैसेज करिए, ठीक है। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग, थैंक यू।